स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमजद। मुताला पाकिस्तान के ओवरव्यू लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। शहजादे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए, इन्हीं चैप्टर्स के हवाले से हमने इनके ऑनलाइन लेक्चर भी लिए। उसके अलावा हमने क्लास के अंदर भी बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम की तमाम चीज़ों को समझा। लेकिन इस वक्त जो डिटेल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू आपको देने के लिए जा रहा हूँ इन दो चैप्टर्स का, जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो है ना मतलब ये कि इन चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का एक क्रश टेस्ट इसी से रिलेटेड, उस क्रश टेस्ट के अंदर आपके 6 चैप्टर में से मैं 2 चैप्टर्स का ओवरव्यू, फर्स्ट 2 चैप्टर का ओवरव्यू आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। शहजादों, अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास आ जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, और उसके अलावा उसके अंदर एक और टॉपिक आ जाता है रियासतों का तनाज़ा। अगर हम चैप्टर नंबर 3 को देखें तो उसमें हमारे पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया जो चैप्टर है, इसके अंदर महल वक़ू भी आ जाता है, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके, आबो हवा की इंसानी ज़िंदगी पर असरात, बारिश का मौसम, ये डिफरेंट किस्म के टॉपिक हैं जो शॉर्ट सिलेबस के तहत हमारे सामने डिस्क्राइब किए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि इसके अंदर हमारे पास डाटा क्या था। शहजादों, सबसे पहले हम जो चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। इब्तदाई मुश्किलात के ओवरव्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता है कि पाकिस्तान की जैसे ही क्रिएशन की गई तो क्रिएशन के वक्त जो है ना हमें मतलब ये कि बहुत सारे मसाइल का सामना था, और उन मसाइल को हम इन जगहों पे डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन से मसाइल थे। शहजादों, पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर रेड गल्फ अवार्ड की नाइंसाफियाँ। मेन पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम इसको ब्रीफली देखें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम ओवरव्यू देखने जा रहे हैं इन दोनों चैप्टर्स का, तो उसके मुताबिक हमारे पास डिटेल यही आएगी। अब अगर हम डिटेल की बात करें तो हमारे पास इब्तदाई मुश्किलात के अंदर सबसे पहली बात जो आएगी रेड गल्फ अवार्ड की नाइंसाफियाँ। उसके अंदर मेन बात क्या है, उसके अंदर रेड गल्फ अवार्ड एक सालसी है, एक वकील है, जो कि आपके पास मतलब ये कि 2 ज़िले, एक गुरदासपुर और दूसरे नंबर के ऊपर फ़िरोज़पुर, उनकी तकसीम कर रहे हैं गैर मुनसिफाना, जिसके अंदर तहसीलें पठानकोट और बटाला, और उसके अलावा बटाला और उसके अलावा ज़ीरा, ये मुख्तलिफ किस्म की तहसीलें जिनको गैर मुनसिफाना तकसीम के तौर पे मतलब ये कि इंडिया के हवाले कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक हमारी उनके साथ जंगें चल रही हैं। 48, 65, 71 की 3 बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। अगर हम इसके ओवरव्यू की अगली हेडिंग देखें इस चैप्टर की, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है इंतज़ामिया की मुश्किलात, कि इब्तदाई तौर पर इंतज़ामी तौर पर कौन से मसाइल का इनको सामना करना पड़ा, और किस तरह से मतलब ये कि ये अपने तमाम के तमाम मसाइल खुले आसमान के नीचे इन्हें दफ्तर बनाए, टाइपराइटर, स्टेशनरी की कमी थी, और उसके अलावा जब हिंदू यहाँ से गए तो वो तमाम का तमाम सामान तबाह करके चले गए थे। अब इन तमाम चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए हमने खुले आसमान के नीचे दफ्तर बनाए और इब्तदाई तौर पर इन तमाम के तमाम मामलात को चलाने की कोशिश की। उसके बाद फिर अगर मुहाजिरीन की बात करें, तीसरी हेडिंग आती है कि जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि लाखों की तादाद में मुसलमान लूटे फूटे कटे बटे पाकिस्तान की तरफ मतलब ये कि जो आ रहे थे इंडिया से, उनकी सेटलमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। उसी दौरान क़यादत में रिलीफ फंड कैम किया जा रहा है और उन तमाम मुहाजिरीन की मतलब ये कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की जा रही है। असासों की तकसीम के अंदर अगली हेडिंग आती है चौथी। अगर उसकी डिटेल का जिक्र करें तो हमारे पास टोटल असासे जो बरतानवी हुकूमत की तरफ से मिले थे 4 बिलियन थे, और इन 4 अरब रुपए या 4 बिलियन रुपए के जो असासे थे पाकिस्तान के हिस्से में कितने आए, 750 मिलियन। अब उन 750 मिलियन में पाकिस्तान का हिस्सा कितना बना, 200 मिलियन की पहली किस्त अदा की गई, 500 मिलियन की दूसरी किस्त अदा की गई, और फिर बाकी 500 मिलियन की किस्त देने के दौरान भारतीय वजीर पटेल का भी एक बयान हमारे सामने आता है, जिसके अंदर वो कहता है कि पाकिस्तान भारत का मतलब ये कि पाकिस्तान के ऊपर अपना हिस्सा उस वक्त तक मतलब ये कि तस्लीम कर लेगा, यानी कि कश्मीर का हिस्सा भारत के ऊपर जो है ना मतलब ये कि उस वक्त एक्सेप्ट कर दिया जाएगा जिस वक्त मतलब ये कि पाकिस्तान ये तमाम के तमाम पैसे जो है ना हम इनको अदा कर देंगे। अगर पाकिस्तान चाहता है कि उनको पैसे दिए जाएं तो फिर एक काम किया जाए कि कश्मीर को पाकिस्तान के ऊपर जो है ना मतलब ये कि मान लिया जाए, या इंडिया के हिस्से में मान लिया जाए। अब उसी सूरत हाल के अंदर शहजादों आलमी बरादरी के डर की वजह से वो 500 मिलियन की एक और किस्त हमें अदा कर देते हैं। अब इसी दौरान 50 मिलियन अब तक हमारे उनके पास वाजिब अलाद हैं। नवंबर 1947 के अंदर जिसके लिए एक मीटिंग की गई थी कि ये पैसे तमाम के तमाम वापस कर दिए जाए। फिर असासों की तकसीम के बाद फ़ौज की तकसीम आ जाती है। फ़ौज की तकसीम के अंदर जो इंपॉर्टेंट नोट था वो क्या था कि एक ब्रीफली तौर पर यह बताया गया कि पाकिस्तान के हिस्से में असासे आते थे 36% और 64% का तनासब आता था इंडिया के पास।
اب وہ اثاثے دینے کے لیے ایک کمانڈر ان چیف تھا جس کو مقرر کیا گیا تھا. کمانڈر ان چیف نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، لیکن ہماری مطلب یہ کہ ایک پریشر کی وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں حصہ دیا جائے. اب اسی دوران جو ہے نا اس نے 36% پاکستان کو دینے کے اوپر آمادہ ہو گیا اور 64% ہندوستان کے حوالے کرنے کے اوپر وہ مکمل طور پہ آمادہ ہو گیا تھا. اب اسی صورتحال کے اندر شہزادوں ہوا کیا کہ ہمارے پاس اس کی مزید جب ہم ڈیٹیل کے اندر گئے تو ہمارے پاس اس کے اثاثوں کی تقسیم کے بعد پھر ہمارے پاس دوسرے نمبر کے اوپر آ گئی کہ انہی فوج کی تقسیم کے اندر کہ ہمارے پاس مختلف طریقوں سے دوسرے عناصر آ جاتے ہیں، جیسا کہ برصغیر میں ٹوٹل آرڈیننس فیکٹریاں کوئی بھی موجود نہیں تھی، اور ہمارے پاس مطلب یہ کہ ٹوٹل آرڈیننس فیکٹریاں جو تھیں نا مطلب یہ کہ ایک بھی نہیں آتی تھی ہمارے حصے میں، جبکہ برصغیر میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں موجود تھیں. اب جو ہمارے حصے میں کوئی بھی فیکٹری نہیں آتی تھی، اب اسی سلسلے کے لیے ہمیں انہوں نے 60 ملین روپے دینے کے اوپر آمادہ بھی ہوئے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے مطلب یہ کہ مکمل طور پہ اس کے اوپر ایکٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ پیسے دیے جائیں، لیکن وہ کچھ ناانصافی ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں پیسے نہ مل سکے. دریائی پانی کے مسئلے میں بھی اسی طرح ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دریا جہاں سے بہتا ہے تو وہ اپنا راستے کا پانی جو ہے نا خود بنا لیتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اریٹیشن یا پرابلم نہیں آتا. لیکن ہوا کیا، ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی کہ ہمارے دریاؤں کا پانی اچانک انڈیا نے مطلب یہ کہ بند کر دیا. اور اس بند کرنے کے اوپر، پانی بند کرنے کے اوپر جو ہے نا ہم معاشی طور پر تباہ ہونے لگے. اب اسی سلسلے کے لیے اب ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس پانی کو جو ہے نا مطلب یہ کہ آزاد کروا سکے. عالمی برادری کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. سندھ طاس معاہدے کے ذریعے 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس انڈیا کے حوالے کر دیے گئے، چناب جہلم اور سندھ پاکستان کے حوالے کر دیے گئے. راوی، ستلج اور بیاس کا پانی انڈیا یوز کرے گا لیکن اس کا معاوضہ ادا کرے گا. اس کے اوپر جو ہے نا ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ آج تک اس کے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ کوئی خاص طور پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اسی دوران ہمارے پاس 1960 کے اندر یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا جس میں 7 لنک کینال اور 2 بڑے ڈیم تربیلا اور منگلہ بنانے کے اوپر بھی بات چیت ہوئی تھی. ریاستوں کے تنازع کی بات کریں شہزادوں تو ہمارے پاس ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب تمام کی تمام ریاستوں کو یہ حق دیا گیا 3 جون 1947 کے منصوبے کے اندر کہ آپ اپنی اکثریت کے مطابق جس ملک میں مطلب شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان یا انڈیا، اس میں شامل ہو جائیں. اب ہوا کیا تھا کہ تمام ریاستیں ایک دوسرے کے اندر شامل مطلب یہ کہ ہونے لگی، لیکن کچھ ریاستیں ایسی بچ گئی جن نے اپنا فیصلہ نہ کر سکی تھی. ریاست حیدرآباد دکن، ریاست جوناگڑھ، ریاست مناودار، ریاست منگرول، یہ تمام کے تمام. حیدرآباد دکن کا اگر اوور ویو، کشمیر بھی اسی کے اندر شامل. اگر حیدرآباد دکن کا اوور ویو لے تو حیدرآباد دکن کا جو ہیڈ تھا نظام حیدرآباد دکن، اب وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مطلب یہ کہ الحاق کر لے. ایک مسلمان تھا لیکن اس کی رعایا بھی اس کے ساتھ ہی دے رہی تھی، لیکن چونکہ اس کی جغرافیات پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی تھی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو کہا کہ آپ کی جغرافیات ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں ملتی، اس وجہ سے آپ کو مطلب یہ کہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا. جس کی وجہ سے اس نے مطلب یہ کہ عالمی برادری میں اپنا خط لکھا اور ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹ نہ ہو سکا. 11 سپٹمبر 1948 کو اس ریاست کے اوپر فوج کشی کی گئی اور 6 دن بعد 17 سپٹمبر 1948 کو اس ریاست کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. اس کے بعد شہزادوں ہمارے پاس آ جاتی ہے ریاست جوناگڑھ. جوناگڑھ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کراچی سے 480 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہے. اب اس کی بھی جغرافیات نہیں ملتی تھی، لیکن اس کا جو ہیڈ تھا، نواب تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے نا مطلب یہ کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لوں. جغرافیات نہ ملنے کی وجہ سے اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بھی چاروں طرف سے گھیر کے اس ریاست کو بھی قبضے میں لے لیا گیا تھا. مناودار کا بھی اسی طرح مطلب یہ کہ اسی کے ساتھ ہی سسٹم چلا دیا گیا. ریاست جموں کشمیر کا بات کریں شہزادوں، ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جو مطلب یہ کہ پاپولیشن کے حساب سے بھی بہت بڑی ریاست ہے اور ایریا کے حساب سے بہت بڑی ریاست ہے. پاکستان کے شمال کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا جغرافی حدیں تبت، پاکستان، افغانستان اور یہ تمام کے تمام مطلب یہ کہ ملکوں کے ساتھ ملتی ہیں. اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ تھا، اس نے 75 لاکھ روپے کا اس ریاست کو خریدا. خریدنے کے بعد ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا. مسلمان جو تھے وہاں پہ کشمیر میں ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے آزادی کی جنگ کا اعلان کیا اور تقریباً 1930 کے اندر وہ آزادی کی جنگ کے اندر مطلب یہ کہ سامنے آئے، جس کی وجہ سے 2.25 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا کشمیریوں کو، اور اتنے ہی ترک وطن کے اوپر آمادہ بھی ہوئے. شہزادوں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اب تک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اور اسی کے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ سلامتی کونسل کے اندر بھی بہت ساری قراردادیں منظور ہوئی ہیں جنگ بندی، حد بندی کی، لیکن اس کے اوپر بھی مطلب یہ کہ کسی قسم کا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. مستقبل میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام کے تمام مسائل کو حل کر دیا جائے. یہ ہمارے پاس کچھ اوور ویو ایک ہو گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات اور ریاستوں کا تنازع.
जो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास रहता है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जोग्राफिया। शहजादों, जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले हमारे पास लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, पाकिस्तान का महल वकूफ। महल वकूफ के अंदर सबसे पहले हम बताएंगे कि पाकिस्तान 23.5 से 37 दर्जे अर्ज शुमाली, 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरक में फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, जनूब में बहर अरब, मशरक में भारत और मगरब में अफगानिस्तान वाक़ है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के शुमाल मगरब में क्या अफगानिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक, जनूब मगरब में क्या है ईरान और खलीज फारस मुल्क का मुस्लिम ममालिक। अब इन तमाम की तमाम सरहदों को देखने के बाद हम पाकिस्तान के जोग्राफी को, पाकिस्तान के वाले वकूफ को कंप्लीट कर देते हैं। अब हम इनके ज़रा व्यू देखते हैं, ओवर व्यू देख लेते हैं कि पाकिस्तान के शुमाल मगरब में क्या है, जनूब मगरब में क्या है, पाकिस्तान के शुमाल में क्या है और मगरब में क्या है, मशरक में क्या है, इन तमाम चीज़ों का व्यू अभी देखते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान के जनूब मगरब में क्या है। खलीज फारस और उससे मुल्क का मुस्लिम ममालिक, एक ही सोन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, ये तमाम के तमाम के तेल और गैस की पैदावार से माला माल है। पाकिस्तान के इनके साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हैं, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की है और हर तरह से मतलब ये कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं शुमाल मगरब में अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, काज़किस्तान, आज़रबाईजान जैसे ममालिक हैं। इनका अपना कोई समंदर नहीं है, इनको तिजारत के लिए पाकिस्तान का समंदर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान के इनके साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हैं और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की भी इन्होंने कोशिश की है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के बाद चीन। पाकिस्तान के शुमाल में चीन है, पाकिस्तान के चीन के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात हैं, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की है चीन ने। और पाकिस्तान की और चीन की जो सरहद मिलती है इसको जो है ना शार रेशम या शार कराक्रम कहा जाता है, जो कि मतलब ये कि एक दूसरे को मिलाती है। पाकिस्तान और चीन के अच्छे ताल्लुकात जो है ना CPEC मंसूबे की वजह से भी बहुत ज़्यादा उजागर है, जिसके अंदर जो है ना मतलब ये कि हमारे पास CPEC मंसूबा, जिसको चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मतलब ये कि कहा जाता है, इसके ज़रिए भी हमारे मतलब ये कि गवादर से लेकर काशगर तक अच्छे ताल्लुकात मतलब ये कि कायम होंगे। इसके अंदर एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, चाहे दिफाई मैदान हो चाहे माली मैदान हो, तमाम तरह से चीन पाकिस्तान के लिए कदम ब कदम रहा है। फिर बात करते हैं भारत की। पाकिस्तान के भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ताल्लुकात कशीदगी है जो सबसे बड़ी वजह है। कशीदगी किस बात से, वो है कश्मीर। अगर इस मसले को हल कर दिया जाए तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। वैसे तिजारती लिहाज हम कुछ चीज़ों की तिजारत करते हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब ये कि भेजते हैं, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर उन चीज़ों में भी पाबंदी लग चुकी है, जिसकी वजह से वो अच्छे हालात भी थोड़े से हमारे मतलब ये कि स्टॉप हो चुके हैं। शहजादों, ये है पाकिस्तान की लोकेशन। आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके अगर बात करें तो आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के 4 इलाके। पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तान के मतलब ये कि अगर हम देखें मैदानी इलाके, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साहिली इलाके, तीसरे नंबर के ऊपर बात करें मशरकी पहाड़ी मतलब मगरबी पहाड़ी सिलसिले, चौथे नंबर पे बात करें तो शुमाली पहाड़ी सिलसिले। अगर मैदानी बातों की बात करें तो हमारे पास 2 मैदान हैं, एक शुमाली और एक जनूबी। इन दो के दो मैदानों के अंदर जो है ना हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने ओवरव्यू में आपको बताई हुई हैं क्लास के अंदर, लेक्चर के दौरान, ठीक है। और इसके अंदर गर्मियों का टेम्परेचर क्या है, सर्दियों का क्या है, खुराक, रहन सहन, लिबास, उनका तमाम के तमाम तरीका, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आगाह की हुई हैं। अगर हम बात करें साहिली इलाकों की तो साहिल समंदर के साथ साथ जो पट्टी है वो साहिल इलाके, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल। और यहाँ पे जो है ना मतलब ये कि लिबास जो है ना गर्मियों के अंदर खुला डुला इस्तेमाल किया जाता है, और सर्दियों में जो है ना कोयटा की जानिब से चलने वाली हवाएं जब यहाँ पर रुक करती हैं तो बारिश का मौजब बनती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मतलब ये कि साहिल इलाकों का ओवरव्यू भी आपको बताया हुआ था, जो लेक्चर के अंदर मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास जाते हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले, पाकिस्तान के मगरब की तरफ मगरबी पहाड़ी सिलसिले, जिसके अंदर मतलब ये कि इन पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर सर्दियों के अंदर मतलब ये कि कोसुबैल की चोटी भी है जहाँ बर्फबारी होती है, 4761 मीटर बुलंद सिलकार चोटी का नाम है। और कुछ चोटियाँ ऐसी भी हैं जो मतलब ये कि छोटी, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे दिन के टाइम टेम्परेचर हाई होता है और मतलब ये कि रात के टाइम टेम्परेचर कुछ ना कुछ नॉर्मल हो जाता है। लोगों का रहन सहन, खुराक, लिबास, तमाम की तमाम चीज़ें आपको आगाह की हुई। फिर आ जाते हैं शुमाली पहाड़ी सिलसिले। ये पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान के शुमाल की तरफ हैं, जिसकी वजह से जो है ना मतलब ये कि यहाँ से कीमती लकड़ी हासिल होती है, लोग सैर सियाहत के लिए यहाँ का रुख करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मतलब ये कि यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना मतलब ये कि इन जगहों पे घूमना फिरना एंजॉय करना भी पसंद करते हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला मिल रहा है इस सैर सियाहत से, और हमें मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। फिर अगर हम बात करें बारिश के मौसम की तो शहजादों हमारे पास 2 किस्म की बारिशें पाई जाती हैं।
एक मानसून की बारिशें और दूसरे नंबर पे जो है ना मौसम सरमा की बारिशें। बारिश के मौसम के तहत जो है ना हमने इसका टेम्परेचर, इसके तमाम की तमाम चीज़ों को आगाह करने के बाद इस सारी की सारी चीज़ को वाइट अप कर दिया था। इस तरह से हमारे पास एक ओवरव्यू लेक्चर हो गया जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को बाकायदा डिटेल के साथ मतलब ये कि आपके सामने डिस्कस कर दिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।